नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पॉलिटी पे क्लास लेनी चाहिए सर आपको, तो आज पॉलिटी पे कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। भारत के कार्यपालिका प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति जी की चर्चा होगी कि राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि राष्ट्रपति कौन सा व्यक्ति हो सकता है, योग्यता क्या होती है। राष्ट्रपति के बारे में और भी बेसिक इन्फो जो लगातार एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरीके की होती है। ये दिमाग में रखिएगा कि जहां पर भी डेमोक्रेट होगा वहां दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं संसदीय सरकार, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि जहां पर संसदीय सरकार है, और दूसरा तरीका होता है अध्यक्षात्मक, यानी जहां पर प्रेसिडेंटियल कंडीशंस बनती हैं। तो संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, कंडीशन क्या होगी, तो संसदीय सरकार में कहा गया कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होगा, तो औपचारिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति। औपचारिक प्रमुख इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि औपचारिक प्रमुख जो है, क्योंकि वो केवल औपचारिक रूप से प्रमुख है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां इसके हाथ में उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध हैं? क्योंकि ज्यादातर शक्तियां किसके हाथ में है, तो उसके मंत्रिमंडल के हाथ में है। जैसा कि आप भारत में देखते होंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी तरीके का अगर डिसीजन लेता है तो उसके लिए सबसे पहले संसद की सलाह लेगा, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, तभी कोई डिसीजन दे सकता है। तो वास्तविक शक्तियां जो हैं वो संसद के हाथ में, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया संसदीय सरकार का। अध्यक्षात्मक सरकार की अगर बात किया जाए तो इसमें राष्ट्रपति जो है वही प्रमुख होता है, यानी कि ज्यादातर अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में है, यानी उसको किसी भी तरीके के विशेष सलाह लेने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है। चर्चा किया जाए तो भारत में या ब्रिटेन में, इन सब जगहों पर चल रही है क्या, संसदीय सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार की बात करोगे तो उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है अमेरिका, कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जाता है, और साथ ही साथ वो औपचारिक प्रमुख न होकर के मुखिया होता है, या सर्वे सर्वा आप मान सकते हो। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जाता है। भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पे संसदीय सरकार है। बस अंतर इतना है कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति अगर बनता है तो वो राष्ट्रपति जो है वो आपका निर्वाचित होगा। ब्रिटेन में क्या होगा, तो ब्रिटेन में वंशानुगत परंपरा चली आ रही है राष्ट्रपति की। तो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरीके की होगी, संसदीय और अध्यक्षात्मक। अब बात किया जाए राष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट के बारे में कि राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट क्या है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भाग 5 में डिफाइन किया गया कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जब आप पढ़ोगे तो उसमें केवल चर्चा की गई राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, या जितनी भी चीजें संबंधित है राष्ट्रपति की, वो सब भाग 5 के 52 से 62 के बीच में, या आप 78 तक कह सकते हो कि 78 तक उन चीजों की चर्चा की गई है। बात किया जाए सबसे पहले राष्ट्रपति के योग्यता की, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन समझिएगा कि राष्ट्रपति की योग्यता के लिए सबसे पहली चीज होती है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, कि वो व्यक्ति, सबसे पहली कंडीशन कि भारत का नागरिक हो। दूसरी अगर बात किया जाए आयु की, तो आयु उसकी 35 वर्ष से अधिक। 35 वर्ष से अधिक का मतलब कि 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, और उसके अंदर सारी योग्यता जो है वो लोकसभा सदस्य की होती है। इन लोकसभा सदस्य के अंदर जो जो योग्यताएं होंगी वो सारी योग्यता होनी चाहिए किसके अंदर, तो भारत के राष्ट्रपति के अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगली कंडीशन बनती है कि लाभ के पद पर ना हो। 4 कंडीशंस मैंने बता दी। पहली कंडीशन कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी कंडीशन कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और चौथी कंडीशन कि वो लाभ के पद पर ना हो। लेकिन केवल इतने से नहीं होगा, आगे हम लोग बात करते हैं तो इसका 50 मतदाताओं द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए वो नाम, और साथ ही साथ 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए।
यानी 50 लोग प्रस्तावित करेंगे और 50 लोग अनुमोदित करेंगे। तो ये कंडीशन बनकर के आ गई कि भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा, लोकसभा सदस्य के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो जो होगी, लाभ के पद पर नहीं होगा, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होगा और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित भी होगा। और एक चीज कई बार पूछी गई है, जमानत राशि। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जमानत राशि जो है राष्ट्रपति पद के लिए, वो जमानत राशि 15,000 रुपये हैं, कि 15,000 रुपये आपकी जमानत राशि है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए मत कितना होना चाहिए, तो 1/6 मत मिलने चाहिए, यानी कि कुल वैध मतों का 1/6 मत से अगर आप कम पाते हो तो उस कंडीशन में जमानत जब्त मान ली जाती है और 15,000 रुपये आपकी वापस नहीं की जाएगी। ये जमानत राशि है। आगे चलते हैं कि इसकी चर्चा की कहाँ गई, तो इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 58 के अंदर, यानी आर्टिकल 58। याद रखिएगा कि भाग 5 ही होगा, बस अनुच्छेद बदलते चले जाएंगे, भाग 5 ही होगा। मैंने कहा कि 52 से लेकर के 78 तक लगातार राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होगी। 58 के अंदर एबिलिटी की बात की गई है। फिर से एबिलिटी पर डिवाइस करता हूं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के सारे गुण होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नाम होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित वो नाम होना चाहिए, जमानत राशि 15,000 रुपए की जमा होगी और 1/6 मत से अगर कम पाता है तो उस कंडीशन में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। किस में ये बात की गई, तो अनुच्छेद 58 में। कौन से भाग में, तो भाग 5 के अंदर, यानी राष्ट्रपति की सारी चर्चा भाग 5 में होगी, कि राष्ट्रपति सारी तरीके से भाग 5 के अंदर होगा। आगे चलता हूं, अब बात करता हूं निर्वाचक मंडल की, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो लोग निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। तो मैंने यहां पर इसके पहले एक नाम लिया, अप्रत्यक्ष मतदान, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, डायरेक्ट वोटिंग होती है किसकी, तो जिसको जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। लेकिन जनता द्वारा जिसको चुना गया वो अगर किसी और को चुनते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं अप्रत्यक्ष मतदान का, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग का। तो ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति का मतदान, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो हमेशा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जनता सीधा पार्टिसिपेशन नहीं करती। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होंगे, जो जनता द्वारा चुने जाएंगे, वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनने का काम करेंगे। यानी डेमोक्रेटिक कंडीशंस बनती हैं कि जनता द्वारा इनडायरेक्ट वोटिंग की जाती है राष्ट्रपति की। अब बात करें निर्वाचक मंडल की, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। तो निर्वाचक मंडल, ये जो शब्द लिया गया, तो ये दिमाग में रखिएगा कि निर्वाचक मंडल शब्द लिया गया और इसको डिफाइन किया गया कहाँ, तो अनुच्छेद 54 के अंदर। कि अनुच्छेद 54 के अंदर कहा गया कि निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा जिसके अंदर चर्चा होगी राष्ट्रपति को कौन कौन भाग देगा। तो सबसे पहले कहा गया संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी जितने भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा से निर्वाचित होकर के जाते हैं। निर्वाचित शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो निर्वाचित हैं, यहां लिख लीजिएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सेम वही कंडीशन राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। और दो प्रदेशों का नाम लूंगा, एक आपका दिल्ली और एक आपका पांडुचेरी। इन दोनों के सदस्य, विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे केंद्र शासित, वो भी आपके भाग लेंगे। यानी 3 लोग आ गए। पहले तो निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचक मंडल की चर्चा हुई है। फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, फिर राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होंगे, फिर दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य होंगे। ये हमारा संसद निर्वाचक मंडल है। अब अगर बात किया जाए निर्वाचन रीति का, कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो दिमाग में रखिएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति चलती है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। तो निर्वाचन रीति यानी किस तरीके से हमारे यहाँ पर होते हैं, तो पहली चीज दिमाग में रखिएगा कि निर्वाचन रीति को डिफाइन किया गया अनुच्छेद 55 के अंदर। कि निर्वाचन रीति के अंदर कहा क्या गया, तो हमारे यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, और उसके अंदर एकल संक्रमणीय वोट पद्धति होगी। यानी दिमाग में रखिएगा कि जितने भी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको वोट करना है, वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग पड़ेगी। कि मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। ए को किसी वोट देने वाले ने पहली वरीयता दी, बी को दूसरी वरीयता दी, सी को तीसरी वरीयता दी। दूसरा जो मतदाता था उसने 2 दिया, बी को 1 दिया और सी को फिर से 3 दिया। फिर तीसरा जो मतदाता था इनको 3 दे दिया, इनको 2 दे दिया, इनको 1 दे दिया। इस तरीके से किसी की पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद इस तरीके से होगा। और किसी को अगर जीतना है तो उसका तरीका क्या है, तो तरीका बताया गया और उसको डिफाइन किया गया न्यूनतम कोटा। कि न्यूनतम कोटा अगर कोई पार कर लेता है तो उस कंडीशन में काउंटिंग के तुरंत बाद उसको राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। और न्यूनतम कोटा में कहा गया कि जितने भी वैध मत होंगे बटा 2 + 1, मतलब समझिएगा, इजी लैंग्वेज में कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा वोट जिसने गेन कर लिए वो अगला राष्ट्रपति होगा। अब मान लेते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि कोई 2 उम्मीदवार जो हैं वो दोनों के प्रथम वरीयता के वोट बराबर हो गए, या सीधे कह दें कि कोई भी आपका मतदाता जो है या कोई भी आपका उम्मीदवार जो है वो न्यूनतम कोटा को नहीं पार करता, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 50% से ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोबारा गिनती करेंगे, यानी कि सी को बाहर कर देंगे, क्योंकि सी के प्रथम वरीयता के वोट सबसे कम है तो सी को हमने बाहर कर दिया। अब काउंटिंग ए और बी में होगी और दूसरी वरीयता के लोगों को देखा जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बी को दूसरी वरीयता के वोट में ज्यादा नंबर मिल रहा है, यानी कि बी को ही राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा। ये तरीका होता है हमारे यहाँ पर निर्वाचन का तरीका, यही होगा। तो निर्वाचन नीति फिर से बोल रहा हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति होगी, इसमें वरीयता के अनुसार वोट किए जाएंगे और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा। और न्यूनतम कोटा है क्या, तो वैध मत बटा 2 धन 1 ये कह सकते हैं, या इजी लैंग्वेज में कह दें कि 50% से ज्यादा पाने वाला जो व्यक्ति होगा वही आपका अगला राष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत हर सांसद और हर विधायक के मत का मूल्य भी डिसाइड किया गया कि एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा या एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायक के मत के मूल्य की, कि एक विधायक के वोट की कितनी वैल्यू है। तो दिमाग में रखिएगा कि एक के विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होगी। तो कहा गया राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ये चर्चा होगी कि विधायक जो है राज्य की कुल जनसंख्या और साथ साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्य यानी विधायकों की संख्या की बात हो रही है, गुणे 1/1000। ये होगा एक विधायक का मत मूल्य। तो विधायक का मत मूल्य अगर पूछा जाएगा तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या यानी विधायकों की कुल संख्या गुणे 1/1000। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा, तो सांसद का मत मूल्य होता है सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य बटा संसद के या संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ध्यान दीजिएगा कि सभी राज्यों के विधायकों का कुल मतों का मूल्य बटा संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये निर्वाचन रीति है। 2 चीजों को याद रखिएगा कि निर्वाचन रीति अनुच्छेद 55 के अंदर डिफाइन है। दूसरी चीज कि निर्वाचन रीति में कहा गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। साथ ही साथ विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, सांसद के मत का मूल्य होगा, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या है। इन चीजों पर आप काम जरूर करिएगा। जिसको भी नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। आगे चला जाए तो आगे हम लोग बात करते हैं निर्वाचन रीति के बाद बात करते हैं पदावधि की, कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में उसको डिफाइन किया गया कि सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष होगी।
तो अगर पदावधि की बात किया जाए तो ये दिमाग में रखिएगा कि पदावधि के बारे में लिखा गया कहां पर, तो पदावधि के बारे में लिखा गया अनुच्छेद 56 में। कि अनुच्छेद 56 के अंदर, अनुच्छेद 56 के अंदर पदावधि की बात कहा गया और उसमें कहा क्या गया कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर सामान्य रूप से 5 वर्ष तक बना रह सकता है। क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि वो अपने पद को छोड़ दे? तो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उसकी पद पर बने रहने के दौरान ही मृत्यु हो जाए, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए या इम्पीचमेंट ला दिया जाए। कंडीशन समझिएगा। सबसे पहले कंडीशन है त्यागपत्र की। ध्यान दीजिएगा कि पदावधि के बारे में नॉर्मल डिस्कशन 56 में किया गया। 5 वर्ष की पदावधि होगी, यानी पद की अवधि 5 वर्ष की होगी। 3 कंडीशंस में वो अपने पद को पहले छोड़ सकता है कि या तो वो त्यागपत्र दे दे, दूसरी कंडीशन कि उसकी मृत्यु हो जाए, और तीसरी कंडीशन कि उसके ऊपर महाभियोग लाया जाए। कंडीशन समझिएगा कि त्यागपत्र अगर कभी भी राष्ट्रपति देता है तो संबोधित करता है किसको? तो हमेशा त्यागपत्र संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत देता है किसको? तो तुरंत इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को ही क्यों? तो ये दिमाग में रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को इसलिए दे रहा है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष संसदीय प्रणाली के ऊपर आगे कार्यवाही को कर सके, क्योंकि इसी के अंदर एक लाइन और बोली गई कि राष्ट्रपति का पद उसके छोड़ने की तिथि से 6 महीने के भीतर में एक नया राष्ट्रपति हमारे भारतवर्ष को मिल जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं हो सकता। अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? 6 महीने। रहने की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। और खाली रहने की अवधि कितनी है? तो अधिकतम 6 महीने। तो ये दिमाग में रखिएगा, त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग। अब हम लोग बात करेंगे महाभियोग क्या है। इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट पे अगर चर्चा किया जाए कि महाभियोग कब लाया जाता है या महाभियोग होता क्या है, तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिएगा कि महाभियोग है क्या। तो महाभियोग की अगर बात करेंगे कि इम्पीचमेंट है क्या, तो महाभियोग को डिफाइन किया गया अनुच्छेद 61 के अंदर। कि अनुच्छेद 61 के अंदर डिफाइन किया गया कि महाभियोग होता क्या है। महाभियोग कब लगाया जाता है? तो आप समझ सकते हो, इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो राष्ट्रपति के ऊपर संसद द्वारा की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही, इसी को हम लोग नाम देते हैं महाभियोग का। महाभियोग कब लगेगा? तो कभी भी लगेगा कि जब, कारण क्या हो सकता है? तो कारण यही हो सकता है कि किसी भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए, या इजी लैंग्वेज में अगर बोलें कि संविधान का अतिक्रमण किया जाने से मतलब क्या है, तो इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ये कारण हो सकता है किसका? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का। कौन लाएगा महाभियोग? तो हमेशा संसद लाएगी। दिमाग में रखिएगा कि महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव के ऊपर कम से कम हस्ताक्षर की अगर बात किया जाए कि कितने लोगों के हस्ताक्षर होंगे, तो चौथाई, कि सदन के कम से कम चौथाई लोगों का हस्ताक्षर होगा, तभी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी कंडीशन समझिएगा कि महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी। किसको सूचना देनी पड़ेगी? तो ये सूचना देनी पड़ेगी आपको राष्ट्रपति महोदय को। यानी महाभियोग कब लाया जाएगा? तो संविधान का अतिक्रमण या पद का दुरुपयोग करने पे ही महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कितने लोगों के होने चाहिए? तो सदन के कम से कम 1/4 लोगों के। और ये दिमाग में रखिएगा कि किसी भी सदन से मामला उठाया जा सकता है, किसी भी सदन से लाया जा सकता है, बशर्ते कि चौथाई लोगों के हस्ताक्षर हों। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। और दिमाग में रखिएगा कि 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। कि 2/3 यानी 2/3 लोग जो हैं वो सदन के चाहते हों कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना, तो किसी सदन में लाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा खुद आने का सामने, या अपने किसी प्रतिनिधि को सामने ले आने का। और अगर ऐसा हो जाता है, 2/3 बहुमत पास हो जाता है, तो दूसरे सदन में भी लाया जाएगा। और दूसरे सदन में ले आते ही तुरंत अगर 2/3 बहुमत से वहां भी पास हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। तो
तो ये महाभियोग का कॉन्सेप्ट है। फिर से बोल रहा हूं कि महाभियोग को अनुच्छेद 61 के अंदर डिफाइन किया गया। संविधान के अतिक्रमण या पद का दुरुपयोग अगर माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये कारण हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कितने लोगों के होंगे, तो किसी भी सदन से उठाया जा सकता है 1/4 लोगों के हस्ताक्षर के साथ। 14 दिन पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी को सूचना देनी पड़ेगी। 2/3 बहुमत से अगर पहले सदन में पास होता है तो ठीक उसके बाद दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, यानी कि 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद तत्काल रिक्त मान लिया जाता है। यह प्रक्रिया होती है महाभियोग की। तो ये नॉर्मल कंडीशंस मैंने बता दी। मैंने बताया योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है भारतवर्ष में। दूसरी कंडीशन मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। तीसरी कंडीशन बता दी कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, कितने समय के लिए पदावधि होती है, सामान्य परिस्थितियां क्या हैं और महाभियोग की परिस्थिति क्या है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन की। तो राष्ट्रपति के वेतन की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो उसका वेतन और दूसरा उसका परिलब्धियां या भत्ते, और तीसरी कंडीशन उसका शासकीय आवास। ये 3 चीजों में आता है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि वेतन होगा, चाहे परिलब्धियां भत्ते होंगे, चाहे कुछ भी होगा, इसको डिफाइन कहाँ गया, तो अनुच्छेद 59 के अंदर, कि अनुच्छेद 59 के अंदर डिफाइन किया गया वेतन के बारे में, परिलब्धियां और भत्ते के बारे में और शासकीय आवास के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए वेतन की तो संसद द्वारा निर्धारित होगा। कितना था है तो वर्तमान में 5 लाख रुपए है। पहले 1.5 लाख रुपए हुआ करता था राष्ट्रपति का वेतन, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया संसद द्वारा। परिलब्धियां और भत्ते समय समय पर बदलते रहते हैं और ये भी निर्धारित होंगे किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। शासकीय आवास की अगर बात करोगे तो शासकीय आवास जो है उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है राष्ट्रपति भवन का, या पुराने नाम पे अगर आप जाएंगे तो रायसीना हिल्स अरावली के पहाड़ियों पर दिल्ली में उपस्थित है। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रपति आवास जो हमारा है या शासकीय आवास जो राष्ट्रपति को मिला है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, 1912 में बनना शुरू हुआ था और 1929 में बन करके तैयार हुआ, यानी कंप्लीट हुआ 1912 से शुरू होकर के 1929 तक। बनवाने वाले वास्तुकार की बात किया जाए तो वास्तुकार थे एडविन लुटियन साहब, कि एडविन लुटियन साहब ने पूरा वास्तुकला का डिजाइन किया, यानी कि पूरा डिजाइन अगर ये आर्किटेक्चर इसका देखोगे आप तो एडविन लुटियन साहब की देन है। आगे चला जाए तो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर टोटल 340 कमरे हैं। और एक फैक्ट आपको बताऊं कि पूरे विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पास इतना बड़ा आवास नहीं है जितना भारतीय राष्ट्रपति के पास वर्तमान में उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और अगली चीज आपको बता रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपति अभी भी मुख्य भवन में नहीं रहते, वो रहते हैं अतिथि गृह में, यानी मुख्य भवन के अंदर कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहता। राष्ट्रपति वर्तमान में जो रहता है वो उनके समय में, यानी गवर्नर जनरल के समय में गेस्ट हाउस हुआ करता था। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति वो अतिथि गृह में रहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि राष्ट्रपति भवन के प्रयोग करते समय लोहे का न्यूनतम प्रयोग किया गया है, यानी लोहा मिनिमम लगाया गया राष्ट्रपति भवन बनाते समय। तो ये शासकीय आवास की चर्चा हो गई। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा हुई, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात हुई, निर्वाचन रीति की बात हुई, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की चर्चा हुई, राष्ट्रपति के वेतन की बात की गई। तो बेसिक चीजों पे लगभग हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया, अनुच्छेद की चर्चा हो गई, सबके अनुच्छेद बता दिया। अगला वीडियो जब लेकर के आऊंगा आपके बीच में तो चर्चा करूंगा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आप हमारे साथ लगातार बने हुए, लगातार प्यार आप दे रहे हैं और यही हमारे मनोबल को लगातार ऊंचा भी कर रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल सके। और साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में भी बताइएगा, कुछ कमियां अगर रह गई हो या कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो उसको ही बताइएगा ताकि हम उसको भी अगले वीडियोज में सुधारने की कोशिश करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।